हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 77 की। अब तक देखो, इसके पहले हम आपके जो 76 चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर आप ठीक तरीके से उनको करते हैं तो आपका पॉलिटी की जो प्रिपरेशन है वह हो जाएगी। अब आपका 5 और 8% के आसपास जो पोर्शन है वह बचा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमने किया क्या है कि अगर हम पूरे देश को देखेंगे, आपको बहुत सारी विविधताएं जो है वह देखने को मिलती हैं, डाइवर्सिटीज जो है वह देखने को मिलती हैं। और ऐसे में कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं और इसलिए उनमें अलग तरीके के नियम कानूनों की आवश्यकता हमें होती है। हमें उनको कुछ विशेष दर्जे, विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई जनजातीय इलाका है, कोई ट्राइबल स्टेट है, और हम उसको उन नियमों से कंट्रोल नहीं कर सकते जो कि हम एक नॉर्मल स्टेट को या फिर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट को कर सकते हैं। हमने उसके लिए कोई विशेष प्रावधान कर दिया। स्पेशली अगर हम देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला आप रीजन देखो, उत्तर पूर्व वाला जो आपका रीजन है, जो हम सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, तो उन सभी स्टेट्स में क्या है कि अलग अलग तरह की मतलब विविधताएं बहुत ज्यादा है ना। और वहां पे जनजातियों की अगर हम बात करें तो जनजातियां भी देखो अलग अलग तरह की हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। हम सामान्य नियमों से उनके यहाँ शासन नहीं कर सकते कि बाकी जो सारी चीजें हमने बाकी देश के बाकी जगह पर हमने लागू की है, सेम वही उसको हम लागू कर दे, ऐसा हो नहीं पाता है ना। तो आखिर हमने ये स्पेशल प्रोविजन किए क्यों है, हम उन पर बात करेंगे। और हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल की तरफ, जो कि आपके जो क्लासेस का पीडीएफ है, नोट्स है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी @मंजू PW UPSC वाला। तो सर्च कर लो, स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके अलावा ओनली आईएएस प्रारंभ पर आपका अभी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कुछ क्लासेस एंड बाकी सारी चीजों के चलते भी लास्ट आपकी क्लास हो नहीं पाई थी। अब चौथा चैप्टर आपका अभी कमिंग जो सैटरडे है, सैटरडे पर लाइव होगा 12 बजे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, हम बात करेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की। तो आखिर हमें कौन कौन से राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की जो बात है वह करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हम देखें कि कौन आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन होंगे कुछ स्टेट्स के लिए, तो यहां पर भाग 21 है, पार्ट 21। भाग 21 में इस बात का वर्णन है, इस बात का प्रावधान है कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध वाले आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें, आपको पता है ना 370 को निरस्त किया गया कश्मीर के संबंध में, जिसमें अस्थायी प्रावधान थे। इसके अलावा आर्टिकल 371, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, जे, है ना, तो इनको शामिल किया गया। और ये जो आर्टिकल्स है वह कुछ अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे, कुछ अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हम स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स में देखेंगे। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, तो पहला हम इसमें देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान। महाराष्ट्र व गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, हम इसके लिए कुछ अलग प्रावधानों की बात करेंगे, कुछ विशेष प्रावधान। फिर हम नागालैंड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मणिपुर की, असम की, मणिपुर और असम सबके आगे लिख लेना के लिए विशेष प्रावधान, है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए,
अरुणाचल प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए। तो यहां पर बच्चों हमने ऐसे 12 स्टेट है, 12 ऐसे स्टेट है जिसके लिए हमने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजन की बात करी है। किसके लिए? 11 ऐसे स्टेट्स है जिसके लिए हमने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजन की बात की है। आखिर क्यों की है, हम किसी को विशेष राज्य का दर्जा क्यों देते हैं, उन सभी मुद्दों पर हम आएंगे। सबसे पहले आपको ये फैक्ट समझना है कि पार्ट 21 में कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करी गई। पहली बात, क्यों करी गई? देखो इसमें हम होल सोल समझेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव ना। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके प्रावधान की आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और जो वर्तमान, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी क्षेत्रीय परिषदों, जो जोनल काउंसिल्स है ना, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था क्षेत्रीय परिषदों का, उसमें बेसिकली उसकी जब बैठक हुई थी तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि बिहार तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दे दो। क्यों दे दो? उन्होंने कुछ रीजन बताया कि हाँ इन कारणों की वजह से आप बिहार को स्पेशल जो स्टेटस है, स्पेशल जो कुछ प्रावधान है वो आप कर दे। तो यहाँ पे क्या केंद्र सरकार अगर कोई भी मांग, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा भी कुछ और रियायतों की बात की गई थी, तो क्या आखिर ऐसे में केंद्र सरकार क्या करे? तो जब हमने संघात्मक फेडरलिज्म की हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, और ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच में खींचातानी तो होगी, राज्य कुछ ना कुछ तो ऐसा मांगेंगे कि केंद्र उनको दे नहीं पाएगा। तब ऐसे में इन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए, ये पार्ट होता है मेंस का। ये समझ आपकी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और बिहार की हम बात करेंगे, सो ये आपका करंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। करंट अफेयर में हम बिहार के मुद्दे को समझ लेंगे। सो देखो, अगर हम 371 की बात करेंगे, थोड़े से आर्टिकल्स लिख लो, याद हो जाएंगे साथ में। आर्टिकल 371, इसमें कोई ए बी सी डी कुछ नहीं है, केवल खाली 371 है, और इसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की बात की गई। नागालैंड की बात करेंगे, सो नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 ए, 371 ए फॉर नागालैंड। असम के लिए विशेष प्रावधानों की हम बात करेंगे, 371 बी असम की बात करेगा। मणिपुर की बात करेंगे, सो मणिपुर है आपका 371 सी, 371 सी, ये आपका मणिपुर हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को समझ लो, इनके साथ विशेष प्रावधानों की चर्चा दोनों की एक साथ करी गई है 371 डी में। और 371 ई जो है वह केवल बात करेगा कि आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनकी स्थापना कैसे होगी। फिर हम आते हैं सिक्किम पर, और 371 एफ की बात करेंगे। 371 एफ ये प्रावधान करता है सिक्किम के बारे में। 371 जी, 371 जी ये प्रावधान करेगा मिजोरम के बारे में। अरुणाचल के लिए जब हम बात करेंगे तो ये 371 एच है, 371 एच, ठीक है। कर्नाटक की जब हम बात करेंगे तो इसमें बात की गई है 371 जे में। स्टेट गिने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हम तो कह रहे हैं कि 12 स्टेट है। कौन सा स्टेट छूट गया हमारा? गोवा, ठीक है। तो गोवा के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की बात की गई, और ये है 371 आई में। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो गए, ये वो आर्टिकल्स हो गए जिसमें कि विशेष प्रावधानों की जो बात है वह अलग अलग आर्टिकल्स में करी गई। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं साइड हुई हूं इसका, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, और पहले की मैं आपको एक एक करके सारे जो स्टेट से हम समझेंगे किसके लिए क्यों विशेष प्रावधान और क्या किया गया है, किसके बारे में अधिकारिता है, किसका दायित्व सुनिश्चित संविधान करता है, कि राष्ट्रपति को अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार है, वहां की विधानसभा को अधिकार है, कि वहां पे कोई समिति की गठन किया जाएगा, तो जनजातियों के लिए क्या किया जाएगा। ये सारी बातें हम समझेंगे एक एक करके, बड़ा ही फैक्चुअल है ना, परेशान नहीं होना है, बस कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसे कवर कर लेंगे। तो पहले आप मेन चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जो स्पेशल प्रोविजन है, आखिर ये राज्य का दर्जा मांगते क्यों हैं, ये स्पेशल स्टेटस चाहिए क्यों, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, विशेष
राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि आखिर देखो, हमने संविधान में एक तो 370 जो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता है, और 371 जिसमें से हमने ए से लेके हमने आई तक कुछ प्रावधान किए गए अलग अलग स्टेट्स के लिए, और कुछ विशेष प्रावधानों की बात हमने करी। ठीक है, तो देखो कि बेसिकली आवश्यकता इसकी क्या थी। विशेष राज्य की आवश्यकता हम देखेंगे, आवश्यकता थी राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से। एक वाई आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि सिविल की प्रिपरेशन क्यों करनी है वो वाई, बस वैसी ही आपको आवश्यकता क्या थी ये दर्जा देने की। अब हर जगह की परिस्थिति तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, जैसे कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है किसी को ये सारी चीजें आती हो, वो आसानी से चीजों को समझ लेगा, बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा हो इसलिए वो बच्चा आसानी से चीजों को समझ लेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ लोगे फिर तो खुद कर लोगे। एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि मैम मुझे दत्त और सुंदरम किताब जो है वह समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमी की बड़ी मोटी सी किताब है, मुझे लगता है शायद 700-800 पन्ने की होगी, काफी बहुत सारी उसमें चीजें हैं, आप एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एकदम से डाइजेस्ट। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि 4-6 महीने का आपने बच्चा देखा है, बहुत छोटा, सभी ने देखा होगा, हम इसी समाज में रह रहे हैं, तो आपने देखा कि भाई जो शुरू में उसकी जो क्षमता होगी, कहते हैं कि मुट्ठी भर से, जो हमारी ये मुट्ठी है उससे भी छोटा पेट होता है उसका, तो 1 चम्मच या 2 चम्मच में उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब जितनी आपकी क्षमता होती है आप उतना ही डाइजेस्ट कर पाते हो, जितनी आपकी क्षमता। आप ये नहीं सोच सकते कि 6 महीने का बच्चा आप उसको 2 रोटी खिला दे 2 सब्जियों के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। जितना डाइजेस्टिव आपकी क्षमता होगी, जो आपकी शरीर की क्षमता होगी, वही तो खा पाओगे, उतना ही तो कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे दिमाग की भी क्षमता होती है। शुरू में आप सोचो कि आप डीडी बसु एक अच्छी किताब है ना, डीडी बसु इंग्लिश मीडियम में है, आप सोचो कि पॉलिटी के लिए आप सीधी वो किताब पढ़ो, चलो लक्ष्मीकांत तो फिर भी सरल है, कुछ चीजें समझ आती है, बट इतनी भी सरल नहीं है। सरल तो है बट उतनी भी सरल नहीं है ना। हो सकता है कि मैं इतनी बार पढ़ा चुकी कि लगता है कि बहुत सरल है, आपके लिए उतनी ना हो क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे, 2-4 बार पढ़ लोगे आपके लिए भी सरल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो कि शुरू में अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो बेसिक्स पढ़े। जैसे कि जब हम सिलेबस की बात करते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, यूपीएससी का सिलेबस एक समंदर की तरह है, बट अब आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको सीधा निगल लेना उस सिलेबस को, पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, माझी द माउंटेन मैन बन जाना है, थोड़ा थोड़ा छैनी हथौड़ी से काटते हुए वो जो शेप में लेकर आना है उसको, है ना। तो यहाँ पर वो सिलेबस जो है बच्चों में आपका ऐसे ही खत्म होता है। तो यहाँ पर देखो कि आवश्यकता आखिर इसकी क्यों है, तो हर जगह की आवश्यकता कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो कुछ ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है, राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, वहां की राजनीति कुछ अलग तरीके की है, वहां पे हम प्रशासन नॉर्मल रूल से नहीं करते, प्रशासनिक कारक, है ना। तो ये एक रीजन होता है कि हमें उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान की जरूरत होती है। इसके अलावा देखो कि हमें एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन संबंधित नहीं है? राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता, जो लोग पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ अलग आवश्यकता है। आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के लिए, कुछ अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था के लिए, विशेष राज्यों के प्रावधान मूल संविधान में किया गया था। तो कौन संबंधित नहीं है आवश्यकता से? बच्चों ये तीनों आवश्यकताएं हैं कि कोई राज्य का इलाका अगर पिछड़ा है तो उस इलाके को विशेष प्रावधान के तहत संचालित किया जा सकता है। आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करनी है जनजातियों के, तब इसका किया जाता है। अशांत इलाके और कानून व्यवस्था वो लागू नहीं कर सकते जो आप सामान्य क्षेत्र में कर रहे हैं, तब भी जैसे कि आप अफसपा की बात करते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट और कुछ ऐसा रीजन है जिसमें की जरूरत होती है कि पुलिस ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अशांत अगर इलाका है तब भी वहां पे विशेष प्रावधान की जरूरत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इससे रिलेटेड नहीं है। विशेष राज्यों का प्रावधान मूल संविधान में किया गया था। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है ना, और अगर ये स्टेटमेंट सही भी होता तो आवश्यकता से जो
जुड़ा हुआ ये नहीं है, ये कुछ अलग ही बात कह रहा है। तो विशेष राज्यों के प्रावधान की चर्चा मूल संविधान में नहीं की गई थी। जब 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई, उसके बाद हमें आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि हम उन्हें सामान्य विधियों से तो संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की आवश्यकताएं अलग हैं। सो पिछड़े इलाकों की बात करें, सांस्कृतिक और आर्थिक हित की बात करें, अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था की बात करें, है ना, तो वहां पर देखो जैसे कि कोई जनजातीय इलाका है, ठीक है, तो जनजातीय जो हित है, सांस्कृतिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए हम देखें, सांस्कृतिक व आर्थिक हितों, सांस्कृतिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, जो वहां के जनजातीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की चूंकि आवश्यकता अलग है, इसके लिए, है ना, आवश्यकता अलग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा किसी एक राज्य को दे देते हैं। अब लेकिन जानते हो कि जब हम देखेंगे तो इसका चैलेंज क्या आता है? इसका चैलेंज ये आता है कि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। इसके अगर हम चैलेंजेस की बात करें, इसकी चुनौतियां क्या हैं? मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, सीधा तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बाकी चीजें भी बता रही हूं, ठीक है। दो चार पॉइंट्स भी पता है, फिर भी आप ओवरऑल 360 डायमेंशन में चीजों को लिख सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होगी इसके चैलेंज में? अलगाववाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद का क्षेत्रवाद, ठीक है, इसको बढ़ावा मिलता है कि भाई हमारी स्थिति कैसी है, विशिष्ट है, और जब हमारी स्थिति विशिष्ट है इसका मतलब क्या है कि हम अलग हैं, है ना। थोड़ा सा ये क्षेत्रवाद अलगाववाद की बात जो है। इसके अलावा एक और बात इससे कही जाती है कि इससे जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है वह बढ़ता है। डिपेंडेंसी की तो भाई बात ही मत करो, डिपेंडेंसी सिंड्रोम, डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है वह बढ़ता है, ठीक है। देखो जैसे कि राहुल गांधी कहते थे, उनके एजेंडे में भी था कि अगर उनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तब वह गरीबों को एक विशेष भत्ता देंगे या पैसा देंगे। आप देखोगे कि बच्चों, जब तक कोई खुद श्रम करना नहीं चाहता, आप उसको कब तक पालोगे? जैसे कहा भी जाता है कि किसी को भीख देने से अच्छा है कि आप उसको कोई काम सिखा दें। भीख देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत जरूरतमंद आदमी है, बात अलग है, लेकिन आप आजकल देखेंगे कि एक प्रोफेशन बन गया है कि वो छोटे छोटे से बच्चों को आगे करके भीख मांगते हैं, ठीक है। आप चाहे जैसे कि दिल्ली में अगर यहाँ से लेके दिल्ली मुखर्जी नगर से लेके, है ना, जहाँ पे यहाँ से लेकर आप एक एरिया है यहाँ पे कमला मार्केट, अगर वहां तक जाना हो तो आपको बीच में 6 के आसपास जो रेड लाइट्स है वह पड़ती हैं। हर एक रेड लाइट पर, ठीक है, हर एक रेड लाइट पर आपको मिल जाएगा कि आप बैठे हुए हो, अचानक से कोई जस्ट कांच में ऐसे आ जाएगा और मांगने लगेगा उसको खटखटा के। तो यहाँ पर देखो कि इन लोगों ने क्या किया, प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो अगर बाय प्रोफेशन जो भीख मांगना है वह चल रहा है, आपको लग रहा है कि जरूरतमंद नहीं है, पेशेवर है ये, तो अरे भिखारी बहुत कमाते हैं। पाकिस्तान में एक न्यूज, पाकिस्तान की एक लेडी है, उनकी एक न्यूज आई हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने बाय प्रोफेशन इसको भीख मांगने को चुना और 3 महीने में शायद उन्होंने 6 या 7 लाख के आसपास रुपए कमा लिए थे, ठीक है। अब आपको पढ़ाई छोड़ के भीख मांगने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो यहां पर देखो कि ये सारी चीजें क्या है कि प्रोफेशन चीजों को, तो ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जब एक व्यक्ति को ये लगने लगता है कि भाई मुझे तो कोई और है करने वाला। जैसे कि मान लो अगर हम बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स जो कि विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति रखते थे, उन्होंने 18 साल के बाद अपने बच्चे को घर से भगा दिया था। भगाना इन सेंस कि जाओ खुद अपने कुछ करना सीखो, ठीक है। बराक ओबामा, उनकी जो बेटी है वो भी शायद 17 और 18 की उम्र के बाद कहीं पर उन्होंने काम करना सीखा। तो जब तक सीखेंगे नहीं खुद से तब तक कैसे होगा? तो उनकी ऐसे लोग जिन्हें संपत्ति कई पुश्तों तक कमाने की आवश्यकता ना हो, ऐसे लोगों के बच्चे तो उनको तो पता ही नहीं होता है कि भाई आटे दाल का भाव तो छोड़ो, बाहर की दुनिया है कैसी, क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल संपन्नता देखी होती है। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि आप किसी की अगर मदद करेंगे तो वो आप पे उतना ही डिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद कुछ करने की नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया तो ये मानव स्वभाव है कि वो फिर अपने जीने मरने तक के लिए काम करेगा, वो अपनी जद्दोजहद में काम करेगा। जैसे कि आप जब तक किसी व्यक्ति को सहारा देते हैं ना, तब तक वो आपका फायदा भी, टेक इट ग्रांटेड भी लोग ले रखते हैं कि दो, हम तुमसे ले रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो यहां पर ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है ना, ये बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति, जिसको ये आदत लगी हो ना कि भाई मैं, मुझे तो मिल जाएगा, तो मुझे खुद से कुछ नहीं करना,
मुझे खुद से कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे तो बैठे बिठाए ईश्वर दे रहा है, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है ना, ये राज्यों के ऊपर बढ़ता है कि वो खुद आर्थिक प्रगति करने का या बाकी चीजों का नहीं सोचेंगे, बाकी आर्थिक विकास के लिए नहीं सोचेंगे, केंद्र पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कहा जाता है कि जैसे कि जब ये कहते हैं कि गरीबों को पैसा दे दो, बेरोजगारी भत्ता दे दो, लेकिन तब वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम एक गरीब को पैसा देंगे, वो घर बैठ कर उस पैसे को तब तक खत्म करेगा जब तक कि अब उसको नेक्स्ट आवश्यकता नहीं हो। वो आराम से बैठेगा जब तक उसका वो पैसा खत्म नहीं होगा, वो ऐश याशी में उस पैसे को उड़ा देगा, तो उसको वो कदर नहीं होगी। तो यहां पर देखो कि डिपेंडेंसी सिंड्रोम, आप लोग भी अपने ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब अपना अपने अंदर ये भाव अगर आपके अंदर हो कि आप डिपेंडेंट रहें किसी और पर, है ना, या फिर पेरेंट्स पर। आप सोचो कि आप 30 साल के हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, अब चारों तरफ उसी सोसाइटी में तो है जहां पर इस तरह के एग्जांपल्स देखने और सुनने को मिल जाते हैं। आप ये सोचो कि कोई मान लीजिए 34 उम्र का, 34 एज, समझ रहे हो आप, मतलब ये समझो कि अगर मानव आयु अभी 70 वर्ष की हो गई तो आधी जिंदगी वो अपनी जी चुका है। उसके बाद भी वो भी लड़का था, वो ये कह रहा है कि मुझे 1-2 साल और पढ़ा देते तो इनका क्या हो जाता। आप समझ रहे हो, जैसे नीति आयोग के एजेंडे से भी ज्यादा पढ़ा दिया गया हो कि 15 वर्षीय एजेंडा मान लीजिए अब नीति आयोग बना रहा है, आप ये सोचो कि उसको 17 वर्ष तक और केवल आप फुल टाइम जॉब बना लिया ना पढ़ने को, कि बस उठाया बैग चले गए, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और टिफिन आया खा लिया, वो ही कर रहे हैं 10 साल। आप खुद सोचो कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। तो जितना आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम बनाओगे, जितना आप लेने की आदत बनाओगे कि नहीं मुझे क्या करना है, दूसरे से पैसा लेना है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाना है, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा, एक बात और समझो, इससे सामाजिकरण की बात हो रही है तो इस बात को भी समझ लो। आप देखेंगे कि ज्यादातर घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादा लाड प्यार मिलता है कि नहीं बेटा कुछ काम नहीं करेगा, बेटा हो बेटी, बेटी को तो खैर ठीक है, फिर भी घर का काम उसके हिस्से आ जाता है, लेकिन बेटे को कुछ ज्यादा ही अगर छोटा है तो। और आगे भी आप देखेंगे कि शादी हो जाए उसकी, उसके बच्चे हो जाए, वो भी सारी चीज उसके माँ बाप पाल रहे हैं, उसको खुद कोई अंदर से समझ नहीं हो रही है कि मुझे अब ये जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करना चाहिए, अब मेरा अपना परिवार है। तो ये डिपेंडेंसी जितनी आप बनाओगे उतनी बनती जाएगी, और जितना खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सोचोगे उतना ज्यादा आप स्वतंत्र होते जाएंगे। तो अच्छा देखो, जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे क्या रीजन है। पहले पिता पर, फिर पति पर, फिर बेटे पर डिपेंडेंट होती रही। तो यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी है वह क्या करती है, अपंग बना देती है कि पहले शॉपिंग के लिए यहाँ से पैसा लेना है, फिर शॉपिंग के लिए वहां से पैसा लेना है, बाकी जो फूड, मेडिकल और बाकी जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो कभी सशक्त ही नहीं होने देती कि वो समाज में निकले, चार लोगों से लड़े झगड़े, चीजों को देखे कैसे लोग हैं। अच्छा, एक बहुत, जैसे कि सुरक्षा के नाम पे जब महिलाओं को घर में रखा जाता है कि चलो बेटी है घर में ही रहे, घर का खाना वाना बना रही है, सारी चीजें हैं, शादी हो गई, और जब वो पेरेंट्स बन के घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी महिलाएं आप देखेंगे कि जब उसे दुनिया की समझ, अभी हाथरस का वो भगदड़ कांड हुआ था जिसमें कि 70-80% महिलाएं थी, फ्री है, अब क्या करेंगे, ना पढ़ा लिखा है, ना दुनिया की समझ है, ना कहीं गए हैं, ना कभी कुछ काम करने का सोचा है, तो क्या करेंगे, खुद सोचो ना आप, गॉसिप ही करेंगे जब मिलेंगे, और क्या कर सकते हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं है, कहीं और दिमाग लगाने के लिए जगह नहीं, तब क्या कर रहे हैं, हाथरस कांड में भागती फिरती है कि बाबा के चरणों की धूल जो है वह ले लो। तो ऐसे में क्या होता है, 130 100 जो कितनी, किसकी गलती है, सरकार की गलती है, बाबा की गलती है। सो तो कितने ढोंगी बाबा रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कितने हैं आप बताइए, किस धर्म में आपको यहाँ पर ये ढोंग जो है वह नहीं मिलता। ऐसे ही मार्क्स ने नहीं कहा था कि धर्म जो है वह अफीम है। तो यहाँ पर देखो कि जब उन्हें देश दुनिया और चीजों की समझ नहीं होती है, जब नहीं निकलती है, चार लोगों को नहीं समझ पाती, और ऐसे में उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। और इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कहता है अपनी रिपोर्ट में कि ज्यादा वल्नरेबल कौन है, साइबर क्राइम के लिए महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से विश्वास कर लेती हैं, है ना, आसानी से विश्वास कर लेती हैं, इसलिए उनके साथ जो क्राइम है, साइबर क्राइम कह लो, किसी भी तरह का फ्रॉड कह लो, वो ज्यादा होता है, वो सशक्त ही नहीं बन पाती है। और उसके पीछे रीजन ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम। इस पे तो भाई ऐसे लिखा जा सकता है, इस पूरे देश की व्यथा होगी। आपके चारों तरफ आप ऐसे लोग देखें जिन्हें दूसरे पे डिपेंडेंट रहना ही पसंद है, खुद से कुछ नहीं करना है, डिपेंड हो जाओ बस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब ये देखो बच्चों की ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है ना, राज्य इसका आदी हो जाता है। अब देखो मैं बताऊंगी कि आखिर इसके लाभ क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम बनता क्यों है, कि विशेष छूट के आदी हो जाते हैं। जो स्टेट है, विशेष छूट आदी हो जाते हैं भाई, कि अब हमें जो है ये पैसा आप दो। ठीक है, इसके अलावा देखो वित्तीय बोझ आएगा कि नहीं आएगा, किस पे आएगा भाई, जो दे रहा है।
तो ये वित्तीय बोझ किस पे आता है बच्चों? केंद्र पर आता है। अब सबको पैसा मांगने दो, हर राज्य को पैसा मांगने दो, हर राज्य की डिपेंडेंसी बढ़ जाने दो। अब देखो, जब हम ये समझेंगे कि आखिर ये वित्तीय बोझ जो है वह बढ़ता क्यों है, उसके समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप ये समझे कि विशेष श्रेणी का जो लाभ है आखिर वह क्या होता है। विशेष श्रेणी का लाभ, विशेष श्रेणी, विशेष श्रेणी का लाभ। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहली बात तो बच्चों ये हो जाती है कि अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा आपने दे दिया, तब ऐसे स्टेट को क्या मिलेगा? वित्तीय अनुदान मिल जाएगा। सब स्टेट को नहीं मिल रहा है, इसको पैसा ज्यादा मिले, सरकार कह देगी कि चलो 1000-2000 करोड़, 10,000 करोड़ इस तरह का पैसा दे दिया, अनुदान दे दिया, तो इसे क्या मिल जाएगा? वित्तीय अनुदान। वही तो बात है ना कि इसने डिपेंडेंसी सिंड्रोम इसलिए बना लिया कि चलो अब अनुदान केंद्र से तो आ जाएगा, तो वित्तीय अनुदान मिल जाएगा। इसके अलावा है कि जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए वित्त पोषण मिल जाएगा। जो योजनाएं हैं, योजनाओं हेतु वित्तीय पोषण, योजनाओं हेतु वित्त का पोषण, है ना। मतलब वित्त जो है वह कहां से आ जाएगा? केंद्र सरकार के लिए आ जाएगा। अब देखो, ये जरा वित्त का एक मामला देखो कि इसमें क्या होगा कि जो ये पैसा दिया जाता है ना किसी पर्टिकुलर योजना को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सबको बराबर बराबर। जैसे कि कुछ योजनाओं में देखेंगे 100% जो है वे केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, कुछ योजनाओं में क्या होता है 50-50 हो जाता है कि 50 केंद्र दे 50। अब देखो, कुछ ऐसे राज्य होते हैं कि इसमें 80-20 का रेशियो देखिए, 80% केंद्र देगा, 20%, और ऐसा ही कुछ मामला है विशेष राज्य के दर्जे का। तो वित्तीय पोषण में क्या होगा कि सामान्य श्रेणी का जो राज्य है, सामान्य श्रेणी, ये बात यूपीएससी में पूछा है, ठीक है, अगर सामान्य श्रेणी है किसी राज्य की, तब ऐसे में इसको पैसा कैसे मिलेगा? 60-40, मतलब 60% जो रेशियो है वो केंद्र का है, 40% जो है ये राज्य का है। या फिर इसको मिलेगा, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें क्या मिल जाएगा? 80-20 रेशियो भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर देखो कि अगर विशेष राज्य का दर्जा है, तब इसमें जानते हो ये रेशियो कैसे होगा? 90 और 10, मतलब 90% जो वहन है वह केंद्र कर रहा है, केवल 10% ही राज्य को देना है, और इसलिए राज्य ने अपनी आदत बना ली। इसके अलावा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और भी कई इस तरह के शुल्क हैं जिससे कि रियायत राज्य को होती है। ठीक है, कुछ और तरह के शुल्कों की रियायतें होती है, जैसे कि सीमा शुल्क, जैसे कि सीमा शुल्क, जैसे कि उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क जैसे कि उत्पाद शुल्क, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, कर, इन सभी में क्या मिल जाता है? एक रियायतें जो है वह मिल जाती हैं, और इसीलिए ये होता है। लेकिन जब हमने इसके चैलेंजेस की बात करी कि इससे जो वित्तीय बोझ है बेसिकली वह किस पे आएगा? केंद्र पे आएगा। और इसके अलावा एक और चैलेंज हम इसमें देखेंगे कि जो चैलेंज होता है, अब बाकी लोग भी तो मांगते हैं ना, है ना, बाकी लोग भी मांगते हैं, तो यहाँ पर अन्य राज्यों की भी मांग उठती है, क्योंकि पैसा किसको खराब लग रहा है भैया? बिल्कुल केंद्र 90% दे और हम 10 रुपया उसमें मिलाएं, तो अन्य राज्यों की मांग उठती है, और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि वित्तीय जो यहाँ पे विशेष राज्य के दर्जों की मांग है, ये जो दर्जा है वो अन्य राज्य भी मांग रहे हैं, अब कैसे इसको सरकार जो है वह डील करेगा? इसके लिए वो आपसे पूछता है ना, इसके लिए वो क्या करता है? आपसे पूछता है कि आखिर किस तरीके से डील करेगा। जैसे कि हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा ये जो मांग है वह की गई है ना, तो चलो थोड़ा सा बिहार के बारे में भी देख लो कि आखिर बिहार के द्वारा ये जो मांग है वह क्यों की गई। कि हाल ही में, करंट से थोड़ा सा इसको जोड़ो, बिहार राज्य द्वारा मांग की गई। अब देखो, बिहार ने जो मांग की, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना वो भी देखो गलत नहीं लगता, क्योंकि जब वो कहते हैं कि उसकी जो स्थिति है बेसिकली वह पिछड़ी हुई है, और अगर आप पिछड़े आधार पर दे रहे हैं, तो पिछड़ा आधार ये होता है कि आप अपने आसपास के स्टेट की अगर बात करें, आसपास के स्टेट के अकॉर्डिंगली जो आपका राज्य है वह कितना पीछे है आय में, इनकम में, उस हिसाब से आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो। और चूंकि बिहार पिछड़ा हुआ है, तो यहां पर आप देखेंगे बिहार, आप देखेंगे बहुत बीमारू राज्य में आता था, अब तो स्थिति ठीक है बहुत। अगर देश की बात करें, गरीबी की बात करें, और गरीबी में भी बिहार की बात करें, बिहार में भी गरीब हम
किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें तो इसका मतलब बड़ी चरम गरीबी मानी जाती थी। तो अब देखो कि बिहार की जब हम बात करेंगे कि इसमें यह कहा कि यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, और इसमें जो ये पॉवर्टी है ना, इसमें आप बिलो द पॉवर्टी लाइन आप जानते हैं ना, बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे लगभग 36% लोग ऐसे हैं, 36% जो जनसंख्या है वह ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, और अगर गरीब है और इसलिए इसको विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि इसमें ऐसे लोग हैं 6,000 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं, 6,000 रुपए, है ना, 6,000 रुपए से कम में जीवन अपना चला रहे हैं। और अगर 6,000 से कम में जीवन यापन चला रहे हैं तब डेफिनेटली गरीबी वाली बात है। ठीक है, ये मंथली इनकम की बात हो रही, वार्षिक मत समझ लेना। ठीक है, ये मंथली इनकम की बात हो रही है। इसके अलावा इसमें यह कहा, दूसरा रीजन, पहला रीजन तो पॉवर्टी का हो गया, दूसरा रीजन इसमें यह कह दिया बच्चों कि यहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। बाढ़ एक ऐसा रीजन है। अब बिहार तो कृषि प्रधान देश है, बाढ़ आई, सारी फसल जो है उसमें डूब के खराब हो गई। तो देखो प्रतिवर्ष अगर बाढ़ और सूखा हो रहा है तो इससे कृषि और आजीविका दोनों प्रभावित हो रही है। बाढ़ व सूखा, अगर प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है, प्रतिवर्ष सूखा हो रहा है, तब इससे क्या होगा? कृषि, कृषि उत्पादकता, और वहां के लोग अगर आज भी कृषि पे डिपेंडेंट है, कृषि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, कृषि प्रभावित हुई, जीवन प्रभावित हो गया। तो कृषि उत्पादकता और लोगों की आजीविका, आजीविका कैसे वह अपना भरण पोषण कर रहा है, दैट इज आजीविका, लाइवलीहुड, है ना। आजीविका, कृषि और आजीविका दोनों प्रभावित होती है, दोनों प्रभावित। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ये भी कही गई, आपको पता है बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो यहां पे ये कहा कि जब बिहार झारखंड का विभाजन किया गया, बिहार और झारखंड का जो विभाजन हुआ, तो ज्यादातर जो उद्योग थे वो कहां चले गए? झारखंड में, है ना। तो इसमें यह कहा कि अधिकांश उद्योग झारखंड में चले गए, झारखंड में अधिकांश उद्योग चले गए, और ऐसे में बिहार में निवेश कम हो गया। तो निवेश कहां बढ़ गया? झारखंड में बढ़ गया, बिहार में निवेश जो है वह कम हो गया, और जब निवेश कम हुआ तो बिहार में रोजगार के अवसर कम हो गए, बिहार में रोजगार के कम अवसर। अब अगर प्रश्न आएगा कि आखिर हाल ही में विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार के द्वारा क्यों की जा रही थी और संविधान इसके बारे में क्या उपबंध करता है, लिख लोगे? कुछ उपबंधों की बात अभी हम करेंगे, बिहार की बात तो आप समझ गए ना, और विशेष राज्य के दर्जे के पीछे क्यों ये स्पेशल कैटेगरी की डिमांड कर रहा है वो भी हमने देख लिया, आगे समझ में। अब आगे चलो, ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, इसके पहले पता है ओडिशा ने भी किया था, ओडिशा कहता है कि हमें भी दो, उसके पीछे क्या डिमांड है? आप बताओगे ना कि और भी राज्य देखा देखी करते हैं कि हमें भी, हमें भी। ओडिशा कहता है कि हम इसलिए दो क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ और सूखा तो नहीं, लेकिन चक्रवात बहुत आ रहे हैं, चक्रवात बहुत आ रहे हैं, इसलिए हमारी जो स्थिति है वह खराब हो जाती है। वही आंध्र प्रदेश ने भी 2014 में मांग की थी, तो हैदराबाद ने भी, तो यहाँ पर तेलंगाना, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मांग है ना उसकी कोई सीमा नहीं है, वो उठती जाती है कि भाई हमें जो है वह विशेष राज्य के दर्जे की जो बात है वह दो, विशेष श्रेणी का जो दर्जा है वह दो, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट है। तो यहां पर ये जो रीजन है वह बिहार स्टेट के द्वारा बताए गए। ठीक है, अब देखो कि लाभ की हमने बात कर ली, लेकिन अब इसमें कोई सॉल्यूशन तो दे दो। इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके पास कोई सॉल्यूशन है? मेंस का पूरा टॉपिक तैयार हो गया, सॉल्यूशन आखिर इसका क्या हो सकता है, हल, जिसे कि हम आगे की राह बताकर भी लिख देते हैं। चलो इसी में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे की राह मतलब जैसे कि अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आप एक निष्कर्ष लिखते हैं ना, वो क्या हो सकता है? निष्कर्ष इसमें ये हो सकता है, कंक्लूड आप ऐसे करो, पहली बात कि
कि राज्यों के बीच में एक सहमति जो है वह बन जाए, है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सो मैंने SCS लिख दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लेकर कि आखिर क्या मापदंड हो, इस पे हम सहमत हो जाए कि भाई जिसको ज्यादा आवश्यकता हो उसको दिया जाए, को लेकर राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए। राज्यों के बीच एक कंसेंट बन जाए। दूसरा इसमें कहा आर्थिक नीति का एकीकरण किया जाए, आर्थिक नीति इसको एकीकृत कर दिया जाए, अलग अलग आर्थिक नीतियों की बात ना हो। तीसरी बात है, वही बात है भैया, डिपेंडेंसी खत्म करो, खुद का पोटेंशियल डेवलप करो। तो इसमें क्या है कि आर्थिक जो क्षमता है इसको बढ़ाया जाए, आर्थिक जो क्षमता है, ठीक है, आर्थिक क्षमता राज्य बढ़ाए, खुद से डेवलप करे चीजों को, क्यों बार बार केंद्र का मुंह ताकता है। अपनी आत्मनिर्भरता के लिए सुधार करें, आत्मनिर्भर व्यक्ति को होना चाहिए। आपसे भी कह रही हूँ बच्चों, आपसे ही कह रही हूँ, आपसे भी क्या, आपसे ही कह रही हूँ, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता हेतु कदम उठाए। 2000, अच्छा मैं अपनी पर्सनल बात आपको बताती हूँ, मतलब जिस, वैसे मैं बहुत बचती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बचने की इसमें ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। मैंने जब 17-18 के आसपास से मैंने ये पढ़ाना, ये सारे काम जो है स्टार्ट किए थे, तो शुरू में मैंने द हिंदू के जो आर्टिकल्स है, द हिंदू करंट अफेयर की जो क्लास है वह लेना मैंने शुरू किया था। तो उसके पीछे मेरा रीजन यही था मेन, कि जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे जो यूपीएससी किए हैं, जिनसे यूपीएससी हुआ है लेकिन वो जॉब में रहे हैं, तो फिर ऐसे में घर से पैसे लेके, और फिर ऐसा नहीं कि अब आप आप सभी आज से जितने भी बच्चे सुन रहे हैं कि वो ये सोचे कि नहीं अब घर से मतलब खत्म है, खुद से ही हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं कि जब आप कमाने लगते हो तो आपको पैसा अच्छा लगने लगता है, फिर लगता है कि क्यों कमाना, क्यों छोड़ें, फिर आप पूरा डेडिकेट तरीके से वो जो काम है, अपनी पढ़ाई है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजों, वही है, प्लस माइनस पॉइंट दोनों हैं। जब मैंने शुरू किया तो उसके पीछे यही था कि मुझे खुद से शुरू करना है, मुझे खुद अपने लिए करना है, ठीक है। मैं पढ़ूंगी और मैं खुद से ही अर्निंग जो है वह करूंगी। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर मान लीजिए आप 20-21 साल के हैं, वहां से आप सोचो कि अर्निंग लर्निंग दोनों हो जाए, तो वो समटाइम पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपको 8-10 घंटे पढ़ना है, आप उतने परिपक्व नहीं होते, तो आप चीजों से जूझ नहीं पाते, आप सोसाइटी से जूझ नहीं पाते, आप खुद में बैलेंस नहीं बना पाएंगे कि कितने टाइम पढ़ूं, कितना करूं, ऑफिस का स्ट्रेस होगा, सारी चीज वो मैनेजेबल नहीं होती है ना। तो एक बार अपना खुद पोटेंशियल देखो कि हाँ क्या कर सकते हो, आवश्यकता कितनी है, उसके हिसाब से ही आप अपने जो डिसीजन है लाइफ के वैल्यू पर, लगता है कि यार जरूरत है तब तो जरूर करें, ठीक है। तो आर्थिक क्षमता जो और आत्मनिर्भरता जो है वह बढ़ाए, योग्य भी बनता है, डेफिनेटली व्यक्ति योग्य बनता है जब उसे लगता है कि वह अपना जीवन यापन खुद कर ले। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी भी व्यक्ति को शादी कब करनी चाहिए, उसे शादी तब करनी चाहिए जब वह अपने बिल खुद भरने में सक्षम हो। ये बात दोनों के लिए है, हाँ पुरुषों के लिए थोड़ी सी ज्यादा है। आजकल के घर बैठे लड़के भी 21-22 साल में जो लव मैरिज की डिमांड करने लगते हैं ना, उनके लिए ये बात ज्यादा सही है। आप शादी विवाह तभी करें जब आप अपने परिवार को पालने में सक्षम हो सके, ठीक है। आज ये बात दोनों के लिए डेफिनेटली, पर ज्यादा बात मैं ये पुरुषों के लिए कहूंगी। आर्थिक क्षमता जो है, ठीक है, वो बढ़ाए, आत्मनिर्भरता जो है उसको पैदा करे। और इसके अलावा देखो 2013 में एक समिति बनी थी, रघुराजन समिति, रघुराजन समिति, ठीक है। और रघुराजन समिति में, रघुराम राजन समिति पूरा नाम है, रघुराम राजन समिति, है ना, RRR, ये वो वाली पिक्चर नहीं है ये, RRR मूवी है ना, एक साउथ की बड़ी फेमस, जिसके गाने को, नाटो नाटो गाने को कोई अवार्ड भी मिला है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस रघुराम राजन समिति जो है RRR, इसके द्वारा ये कहा गया कि बहुआयामी सूचकांक, मतलब एक ऐसा सूचकांक बनाया जाए जिसमें बहुत सारी चीजों को हम मेंशन कर ले, केवल आर्थिक नहीं, हम सारे आधार देख लें कि भैया ये पिछड़ा है, तो हम ऐसे एक बहुआयामी सूचकांक बना लें, बहुआयामी सूचकांक पर आधारित मापदंड, है ना। तो हम इस पे एक पूरी चीजों को जो है वह डिजाइन कर ले, हम एक ऐसी पद्धति विकसित कर ले, और जो स्टेट इस सूचकांक में फिट हो रहे हैं हम उनको स्पेशल स्टेटस दे दे, बाकियों को ना दे। तो इस तरीके से बाकी लोग भी जो मांगे वह नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका इसमें हो गया, आ गया समझ में। ये पूरा आपका ये जो चैप्टर है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, मैं कह सकती हूँ कि ये आप सारा जो है बच्चों वह समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलो हम आगे चलते हैं, और अब हम एक एक करके सभी स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आपने एक देख लिया। तो यहां पर हम किस किस की बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं
जैसे कि आपका ये वाला स्टेट जो है ये असम है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला स्टेट हम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका नागालैंड है। और इन राज्यों में भी पता है क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात की जाती है। जैसे हम नागालैंड के प्रावधानों की जब बात करेंगे 371A के अनुसार, उसमें हम एक जिले की बात करते हैं जिसको कि कहा जाता है त्वेनसांग, नाम है इसका त्वेनसांग जिला। तो इसके लिए भी एक अलग से कुछ समिति, विशेष समिति की बात की गई, ठीक है, त्वेनसांग। फिर देखो ये जो सेकंड डॉट है ये है आपका मणिपुर का। फिर ये वाला जो लास्ट है ये आपका है मिजोरम। आप सोचेंगे मैम त्रिपुरा नहीं है, हाँ त्रिपुरा की बात तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिक्किम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेट है आपका, ठीक है। इसके अलावा देखो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेट, कौन कौन से स्टेट है, एक है आपका गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र। और इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा राज्य, कुछ कुछ एरिया, जैसे कि हम महाराष्ट्र या फिर इस तरह के कुछ स्टेट्स की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि विदर्भ है, महाराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, ऐसे कुछ यहाँ पे जगह, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये दो स्टेट कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कब विभाजन हुआ था इनका, आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा कि देश में स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा स्टेट जो कि भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। हर हर परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका, ये वाला जो स्टेट आप देखेंगे ये केरला, केरला के ऊपर ये वाले जो पॉइंट है ये कौन सा है आपका, कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है इन सभी के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की जो बात है वह की गई। अब देखो जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, उद्देश्य हमने देख लिया। हाँ ये बात भी आप याद कर लो कि बेसिकली मूल संविधान में इनके लिए प्रावधान नहीं था। मतलब जो संविधान हमने, मूल संविधान हम किसको कहते हैं बच्चों, जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करा, इसको हम मूल संविधान कह देते हैं। और इसमें मूल संविधान में प्रावधान नहीं है। मूल संविधान में विशेष राज्य का प्रावधान, विशेष राज्य का प्रावधान नहीं था, ठीक है। अब नहीं था तो कब हुआ, तो हम देखेंगे कि जो राज्यों का पुनर्गठन के समय जो समस्याएं हो रही थी, राज्यों का पुनर्गठन कब, 1956 की हम पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे, उसके बाद से व्यवस्थाएं शुरू हुई। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ये स्टेटस लाया गया, समस्याओं को दूर करने हेतु, है ना, दूर करने हेतु या इनके हल के रूप में इसको लाया गया। और पहला हम स्टेट इसमें देखेंगे जिसमें कि हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे। पहले दो स्टेट जो कि है आपके महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस एरिया, ठीक है, ये गुजरात और ये गुजरात और महाराष्ट्र। इन दोनों की बात जो है वह किस में की गई, किस आर्टिकल में की गई, तो इनके लिए क्या 371 के ABCD में जाओगे, इनके लिए आपको सिंपल याद रखना है 371, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में गुजरात और महाराष्ट्र की जो बात है बेसिकली वह की गई, ठीक है। अब देखो इसके आगे कि इसमें ये बात कही गई, पहला पॉइंट, कि जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार दिया गया, राज्यपाल भी हो सकता था, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है कहाँ राष्ट्रपति है कहाँ राज्यपाल है। राष्ट्रपति को बेसिकली ये अधिकार दिया गया कि ये जो महाराष्ट्र है और गुजरात है के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां, के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां राज्यपालों को दे, कुछ विशेष शक्तियां राज्यपाल को दे, राज्यपाल को सौंपे, ठीक है।
इसके अलावा जैसे कि हम विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की बात करेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और शेष महाराष्ट्र, है ना। इनके लिए मतलब ये क्षेत्र जो है विदर्भ, मराठवाड़ा, ये इसमें शामिल होंगे। और दूसरा अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो सौराष्ट्र, कच्छ। एक तो आपका है सौराष्ट्र एवं कच्छ, सौराष्ट्र एवं कच्छ, है ना, कच्छ। तो ये जो गुजरात के क्षेत्र है इनके लिए विशेष प्रावधानों की जो बात है वह की गई, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि इनके लिए पृथक विकास बोर्ड बनाए जाएं। क्या बनाए जाएं? पृथक विकास बोर्ड, अलग से विकास के लिए बोर्ड बनाए जाए, पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करी जाए। साथ ही इसमें यह कहा कि ये जो बोर्ड क्या कार्य कर रहा है, ये बोर्ड अपने कार्यों को किसको सौंपेगा? बोर्ड विकास के प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष रखेगा। किसको रखेगा? विधानसभा के समक्ष। अब यहाँ पे मैं लिख दूं राष्ट्रपति को सौंपेगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये किसको सौंपेगा? विधानसभा के समक्ष इसको रखेगा। इसके अलावा इसमें यह कहा जाता है कि देखो इस तरह के जो यहाँ पे विकास बोर्ड इसलिए बनाए गए ताकि यहाँ पे किसी तरह का अगर कोई व्यय किया जाना है विकास के लिए, कुछ अलग से यहाँ पे व्यय की जरूरत है, विकास हेतु जो व्यय का आवंटन किया जाना है, विकास हेतु व्यय का जो आवंटन किया जाना है वो परमिशन भी इनको होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर कोई तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करनी है, कोई व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराई जाए। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ विशेष प्रावधान ये इसमें किए गए, ठीक है। क्लियर? आओ एक क्वेश्चन देखो। अनुच्छेद 371 प्राधिकृत करता है कि संसद महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान हेतु राज्यपाल को शक्तियां दे, ठीक है। संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न करे। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट चर्चा हम नागालैंड की ही करने वाले हैं। पहली बात इसमें क्या कहेगी, मैंने आपको क्या बताया कि संसद ये बताएगा कि राज्यपाल को क्या शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? राष्ट्रपति ये बताएंगे राज्यपाल को कि भाई आपका दायित्व है कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए ये काम करें। तो ये पावर राष्ट्रपति के पास थी, संसद के पास नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो ऐसे तो संसद का, अगर हम विधायी क्षेत्र की हमने बात की थी तो क्या जाना था कि संसद पूरे देश के लिए, देश के किसी एक भाग के लिए, फिर देश के बाहर रह रहे किसी भारतीय नागरिक की संपत्ति पर लागू होने वाले कानून को बना सकती है, और देश के बाहर जो भारतीय नागरिक है उसकी संपत्ति के लिए जो कानून बनाती है उसके लिए अतिरिक्त विधान क्षेत्र कहा जाता है। और यह पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अगर विशेष राज्य है, विशेष दर्जा है किसी पर्टिकुलर स्टेट को, विशेष दर्जा है, कोई विशेष प्रावधान किए गए आर्टिकल 371 के से लेके आगे तक चले जाओ तो उसमें, तब इसमें क्या होगा कि जब तक संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी उस पर विधि लागू नहीं होगी जब तक कि नागालैंड की विधानसभा उसको ओके नहीं कह सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग है। ऐसा ना हो कि संसद ने तो सामान्य चीजों को ध्यान में रखकर नियम बनाए हैं। वही बात है जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है, आपको नहीं पता था, आपने सबको जो फूड दिया खाने के लिए, सबको जो ब्रेकफास्ट दिया वही आपने उसको भी दे दिया, आपको थोड़ी पता था कि ये खाने से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे जिसको मान लीजिए एलर्जी है, मान लीजिए ये राज्य हो गए, है ना, उसको किसी चीज से एलर्जी है क्योंकि वहां का इलाका जनजातीय है, सामान्य नहीं है, अब तो वहां पे पहले एक एलर्जी टेस्ट करा लो आप, और वो टेस्ट विधानसभा कर रही है, बस इसी तरीके से काम होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। क्लियर? आगे चलो, नागालैंड की थोड़ी सी चर्चा कर ली। लेकिन इसके लिए जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में किया गया, तो 371A, आर्टिकल 371। बच्चों आप क्लास को सीरियसली अगर करते हैं ना, और अभी तक की जो क्लासेस हैं सारी अवेलेबल हैं, एक बार आप सीरियसली तरीके से सारी चीजों को करके देखो, रीडिंग करो, खुद से मेहनत करो, देखना पॉलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने मटेरियल को इनरिच करना है, थोड़ा सा और चीजों को सीखना है, तो आप साल 6 महीने का जो करंट अफेयर वो उसमें ऐड करके पढ़ लो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीजें आपको बता दूं, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है, सारी चीजें मेरी भी लिमिटेशन हो सकता है। आप कोई करंट अफेयर का आर्टिकल आया हो उससे रिलेटेड, मैंने वो टॉपिक पहले पढ़ा दिया, तो हम फिर चर्चा नहीं करते उसकी। आप पढ़ ले, उसमें ऐड कर ले, रिविजन करते रहें। तो ऐसा करो कि एटलीस्ट अगर पढ़ रहे हो तो ठीक तरीके से अपने लिए समय रख लो कि मुझे 20 दिन में पॉलिटी पढ़ना है। जो बच्चे 2025 के लिए, जो आपके लिए पूरी सीरीज कंप्लीट है कि आज मैं 77 चैप्टर पढ़, 76 भी बच्चों आपके लिए है। कुछ नहीं बदलने वाला, ना राष्ट्रपति ना राज्यपाल, कुछ नहीं बदलेगा। जो संविधान में है वो रहेगा। तो आप अगर अभी के लिए पढ़ रहे हो, आप 26 के लिए पढ़ो, आप 27 के लिए पढ़ रहे हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ करंट अफेयर की डेवलपमेंट होगी, वो तो आप करंट अफेयर में पढ़ लोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं और नागालैंड की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि संसद के बनाए गए जो नियम है, ठीक है, वो इसमें तब तक लागू नहीं होंगे। कौन कौन से ऐसे मामले हैं, पहले हम थोड़ा सा मामलों को देख लेते हैं। संसद के द्वारा निम्न मामलों में बनाया गया अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन ना करे। क्या क्या इसमें शामिल है? नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, यस। नागा प्रथागत विधि और प्रक्रिया, यस। नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, बिल्कुल। भूमि और उनके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व, यस। तो यहाँ पर ये सभी ऐसे मामले हैं कि अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कानून बनाती है संसद, तो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा जो है वह ओके ना कर दे, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया, तो पहली बात तो आपको इसमें याद रखनी है कि नागालैंड के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना, 3-4 पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट। नागालैंड के संदर्भ में विशेष प्रावधान, तो पहली बात हमने इसमें क्या की कि कुछ विधियां संसद द्वारा, समझ में आती है क्लासेस? कमेंट करके बताना। संसद द्वारा पारित कानून या अधिनियम, लिख लो, तब तक नहीं लागू होंगे जब तक विधानसभा, कहाँ की, ऑब्वियस सी बात है नागालैंड की बात चल रही है, तब तक विधानसभा पारित ना करे, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, 3-4 कंडीशंस, वो सब हमने क्वेश्चन में पॉइंट्स लिख लिए, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह कही जाती है कि जब तक स्थानीय नागाओं के द्वारा जो उपद्रव चल रहा है वो समाप्त नहीं हो जाता, राज्य में वहां पे नागा जनजाति ज्यादा है, तो राज्यों द्वारा जो उपद्रव है, उपद्रव जब तक समाप्त नहीं हो जाता, जब तक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करना राज्यपाल का दायित्व है। तब तक राज्य में कानून व्यवस्था का दायित्व, कानून व्यवस्था बनी रहे का दायित्व राज्यपाल का है। राज्यपाल को स्पेशल मतलब विशेष शक्तियां दी गई हैं, तब तक दायित्व राज्यपाल का है, ठीक है। तब तक दायित्व किसका है? राज्यपाल का है। ये बात इसमें कही गई। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि राज्यपाल का एक और दायित्व होगा कि मान लीजिए केंद्र द्वारा कोई पैसा दिया गया, धन का आवंटन किया गया, पैसा दिया गया कोई विकास कार्य के लिए, है ना, तो अगर धन का आवंटन किया गया तब राज्यपाल का यह दायित्व है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि नागालैंड राज्य में एक जिला है, राज्य में जो पेनसांग जिला है, पेनसांग जिला, इसमें देखो 35 मेंबर्स की एक परिषद बनाई जाएगी जो यहाँ के डिसीजंस लेगी। 35 सदस्यों की, 35 सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी। परिषद की स्थापना
और ये स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा। ये स्थापना करने का काम है गवर्नर का, राज्यपाल का। राज्यपाल इसका गठन करते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसके मेंबर्स निर्वाचित नहीं होते, राज्यपाल के द्वारा ही इन्हीं सदस्यों में से, जो ये चाहते हैं उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। तो यहाँ पे ये विशेष प्रावधान किसके लिए हो गए? त्वेनसांग जिले के बारे में हो गए। इसके अलावा कुछ और देखो कि नागालैंड विधानसभा में अगर त्वेनसांग जिले में विधायकों का निर्वाचन करना है तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर ये जो क्षेत्रीय परिषद बनाई जा रही थी 35 सदस्यों की, इस क्षेत्रीय परिषद के द्वारा चुना जाएगा कि विधानसभा में त्वेनसांग जिले से जो है वह कौन सा व्यक्ति जाएगा। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, एक बात और सुनो कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष यहाँ पे जो भी उपायुक्त है, जो भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, वो होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और असम और मणिपुर की बात और कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? असम और मणिपुर की। ये रहा असम और ये रहा मणिपुर, ठीक है। नागालैंड की बात तो हमारी होगी, असम और मणिपुर। देखो इन दोनों की चर्चा जो की गई है आर्टिकल 371 में या बी में, 371 बी में इनकी चर्चा की गई और इसमें यह कहा कि राष्ट्रपति एक समिति का गठन करेंगे असम विधानसभा के क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों। इसमें यह कहा कि अगर असम के संदर्भ में हम देखें, मेन इसमें देखो यही है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ज्यादातर मामलों में तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक समिति का यहाँ पे गठन कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा ना हो कि संसद कोई ऐसा अधिनियम बना दे और यहाँ के लोग रुष्ट हो जाए। इससे अच्छा क्या है कि यहाँ के बेसिकली जो लोग हैं वो अपने ही द्वारा एक तरह से, देखो हमने 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या किया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में व्यवस्था की है। और अलग से व्यवस्था हमने क्यों की है? ताकि यहाँ के जो जनजातीय इलाके हैं उन्हें हम ज्यादा स्वशासन के लिए हम काम कर सके, मतलब वो अपने हिसाब से भी चीजों को कर सके। अगर हम जनजातीय इलाकों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सरकार कभी नहीं कर पाएगी और ना वहां पे शांति व्यवस्था रहेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि बार बार प्रॉब्लम्स होती है, बार बार वहां के जो लोग हैं वो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जाते हैं या फिर कई चीजों के खिलाफ रहते हैं, संसद के कई कानून, जैसे कि आप देखोगे कि जो नागरिक संशोधन वाली बात थी, है ना, नागरिकता संशोधन, सबसे ज्यादा विरोध क्यों हुआ था नॉर्थ ईस्ट में? तो यहां पर देखो कि है प्रॉब्लम्स। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी देश में शांति व्यवस्था और चीजें ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप है, वहां पे जो कम्युनिटी है वह अलग है और वो चाहती है कि उनके हिसाब से चीजें चले, है ना। बस ये बातें हैं। तो यहां पर देखो कि राष्ट्रपति बेसिकली यहां पर क्या कर रहे हैं, असम में एक समिति का गठन कर रहे हैं, एक राष्ट्रपति एक समिति का गठन करेंगे और असम विधानसभा के क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों में से, कि असम विधानसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों में से, है ना, मतलब ये समिति के सदस्य होंगे। अब देखो अगर हम मणिपुर के कुछ प्रावधानों की बात करें, मणिपुर के जो कुछ प्रावधान है वो आर्टिकल 371 सी या ग में दिए। मणिपुर के कुछ प्रावधान 371, इसमें भी यही कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वह एक समिति बनाएंगे ताकि वो जो क्षेत्र है उसका संचालन हो सके। तो यहां पर राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, एक समिति का गठन कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में उचित कार्य संचालन का काम किसको दिया जा रहा है, राज्यपाल को। उचित कार्य संचालन इस समिति का करना, ये किसका दायित्व होगा, राज्यपाल का। ये राज्यपाल का दायित्व है कि ये जो समिति है वह ठीक तरीके से काम करे, ठीक है। इसके अलावा देखो कि जो राज्यपाल हैं वो राज्य के पहाड़ी इलाकों में, राज्य के जो भी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास का काम हो रहा है उस विकास हेतु जो प्रतिवेदन है, विकास हेतु जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, ठीक है, ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, मणिपुर के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों में से एक समिति का वह गठन कर सके। इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना, ये संचालन लिखा हुआ है, विशेष उत्तरदायी राज्यपाल है। राज्य के राज्यपाल पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में एक रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कौन किसको रिपोर्ट सौंप रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो जब हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए चीजों को याद रखना थोड़ा सा सरल हो जाता है। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन और देखो। बार बार यहाँ पे राज्यपाल के डिसीजन की बात हो रही है कि क्या राज्यपाल जो है वे अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसा करने के लिए अधिकार था या नहीं। क्या हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्होंने जो कार्य किया है, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, क्या हम उनको चैलेंज कर सकते हैं न्यायालय में, कोर्ट में, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया था, अब हम इसलिए इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल के जो भी डिसीजंस थे उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, राज्यपाल का जो 356 वाला है ना कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, अगर वो ऐसे दुर्भावनापूर्ण लगाया गया है तब डेफिनेटली उसकी समीक्षा हो सकती है, उसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकता है। ऐसा बाद में ऐड कर दिया गया, पहले तो ये भी नहीं था। असम के जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित किया गया। यस डेफिनेटली, जो ऐसे जनजातीय, देखो केवल जनजातीय इलाका होना एक कारण नहीं है राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का, विशेष श्रेणी का दर्जा देने का। तो यहाँ पर जो ये जनजातीय क्षेत्र है ये एक कारण है, पिछड़ापन भी दूसरा कारण है। बिहार जनजाति थोड़ी, बिहार तो अपना पिछड़ेपन और गरीबी के कारण विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था। तो जनजातीय क्षेत्र होना भी एक विशेषता है ना, मतलब एक आधार है कि जिस आधार पर हम विशेष राज्य बना सकते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 97, आपको पता है पहले सिक्किम में राजा हुआ करते थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि जनजातियों से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आंसर क्या था, 5 और 6 है ना। 5 और 6 अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है उनसे संबंधित होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए क्या विशेष प्रावधान आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। ठीक है, तो सबकी दो दो तीन तीन चीजें हैं, तीन तीन पॉइंट्स है बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना के लिए, तो इसके लिए क्या विशेष प्रावधान होंगे। सबसे पहली बात तो इसका आर्टिकल थोड़ा सा याद रखो, 371D और 371E है ना। 371D और E आर्टिकल जो है वो आपका रिलेटेड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। 371D, 371E। तो जो डी आर्टिकल है ना वो इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और जो 371E है ये बात कर रहा है कि अगर आंध्र प्रदेश में आपको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर स्टैब्लिश करने हैं तो वो कैसे काम करेगा। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बात है, केंद्रीय, ठीक है, जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना कैसे होगी उसको लेकर प्रोविजन किए गए। तो कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट इसके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रोविजन ये है कि अगर हम इसकी ये देखें कि किसको पावर होगा कि यहाँ पर जो भी ऐसे वर्ग हैं जिनको की जरूरत है कि उनके लिए पर्याप्त प्रयास सरकार करे, या समाज की मुख्य धारा से वो पीछे हैं, या इस तरह के अगर समुदाय है उनके लिए शिक्षा रोजगार के लिए कौन करेगा, या फिर समाज में एक समानता के लिए कौन प्रयास करेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये पावर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शिक्षा व रोजगार, शिक्षा व रोजगार के अवसरों को, है ना, समान जो अवसर हैं, अवसरों को प्रदान करेंगे और इसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी नीतियां बनाई जा सके। इसके अलावा जब राष्ट्रपति ऐसे काम करेंगे ऑब्वियस सी बात है आपको राज्य सरकार की जो मदद है वह चाहिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो भी मदद बनती है राज्य सरकार भी करेगी, राज्य सरकार की सहायता।
सहायता की आवश्यकता, राज्य भी इवन बनाएगा ना कि उसके लिए क्या, किस वर्ग है, उसकी शिक्षा व रोजगार के लिए किस तरह की पॉलिसी मेकिंग हो, बाकी केंद्र को और इनपुट देना, ये इसका काम होगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है इस संदर्भ में कि राष्ट्रपति चाहे तो कोई विधिक प्राधिकरण गठित कर सकते हैं, और ऐसा विधिक प्राधिकरण जो है वह हाई कोर्ट के अंडर नहीं आएगा। तो ये विधिक प्राधिकरण बनाया क्यों गया? विधिक प्राधिकरण बनाएंगे ताकि वहां पर जो सिविल सेवा के कर्मचारी हैं, सिविल सेवा के, ठीक है, अगर हम सिविल सेवा के पदों के अधिकारियों की बात करें, तो इनकी शिकायत व विवाद निपटारण हेतु, शिकायत व विवाद निपटान, शिकायत व विवाद निपटान हेतु इस तरह का जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना होगी। और ये अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा एक बात और कि ये जो प्राधिकरण है वो हाई कोर्ट के अधिकार से बाहर होगा। न्यायिक कार्य और ये सारी चीजें तो हाई कोर्ट के अंतर्गत आएंगी ना, पर ये हाई कोर्ट के बाहर होगा। मतलब हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि इस प्राधिकरण को लेकर वो जो काम है, दिशा निर्देश है, वह दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा देखो कि राष्ट्रपति ही इसका गठन कर रहे हैं, और राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको समाप्त कर देंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है अगर, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और 371E की जब बात रही तो यहाँ पर ये किसके बारे में कि आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है वह कैसे की जाएगी। तो ये है आपका 371D और 371E। और अब हम बात करेंगे सिक्किम के लिए कुछ प्रावधानों की। आपको पता है पहला जैविक राज्य, जैविक राज्य क्यों क्यों जैविक राज्य क्यों कहा गया? यूपीएससी ने बीस में भी क्वेश्चन पूछा और प्रीलिम्स में भी पूछा है ना। तो सिक्किम की हम बात करेंगे, इसके लिए आखिर जो विशेष प्रावधान है वह किस, सबसे पहले तो आर्टिकल जान लो कि जब हम आर्टिकल की बात करेंगे कौन सा आर्टिकल होगा जो कि सिक्किम के बारे में बात करेगा? 371F। 371F ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि सिक्किम के बारे में कुछ विशेष प्रावधान होंगे, है ना, जो सामान्य जगह के, सामान्य राज्यों से थोड़े अलग होंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो कि जो सिक्किम है, सारे राज्यों को पहले पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था। हाल ही के, अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, जो आपने एक कैरेक्टर आपको याद होगा फुंगसुक वांगडू का, थ्री इडियट की मूवी का, है ना। तो वो जो फुंगसुक वांगडू का जो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो एक पर्सनालिटी से प्रभावित था, और उनका क्या नाम था? उनका नाम था सोनम वांगचुक, है ना। तो सोनम वांगचुक दर्जा लद्दाख के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले क्लाइमेट फास्ट नाम दिया, जलवायु उपवास, और उन्हें लद्दाख में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक व्रत रखा, एक उपवास रखा। वो टूट गया, लेकिन बाकी लोग फिर भी इस चीज को कंटिन्यू किए। वो चाहते थे कि लद्दाख के पर्यावरण को बचाया जा सके और साथ में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सके। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रों में डिवाइड किया गया, है ना, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो वहां पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी यूटीज थी, बहुत सारे जिन्हें की मतलब, या बहुत सारे हम ऐसे राज्यों की बात करें तो सीधे उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पहले जब तक विशेष स्थिति थी तो केंद्र बना के कंट्रोल किया गया। तो यहाँ पर अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधानों की बात करें, तो इससे आपको इसका संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 36वां संविधान संशोधन, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखो, अगर हम इसकी विधानसभा की बात करेंगे तो इसकी विधानसभा में आखिर कितनी सीट्स होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इसकी जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, विधानसभा सीट की 30 सदस्य होंगे। कितनी होंगी? विधानसभा में कितनी सीट होंगी? 30 सदस्य। एक और बात कि पूरे सिक्किम को ही एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा।
और इसलिए लोकसभा की कितनी सीट होगी? 1 सीट होगी। पूरे सिक्किम को 1 सीट माना जाएगा, मतलब एक संसदीय क्षेत्र, है ना? विधानसभा की बात हो गई तो 30 मेंबर्स होंगे और सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। और एक संसदीय क्षेत्र जब माना जाएगा तो यहाँ पर एक जो सीट है वो किसकी है बच्चों? लोकसभा की है। लोकसभा में कितने लोग जाएंगे, यहाँ से कितने सांसद जाएंगे? तो पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना और एक व्यक्ति जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए समुदाय, जैसे वहां पे जो कम्युनिटीज है, संसद के पास ये पावर है, इनकी रक्षा के लिए काम करेगा। विभिन्न समुदाय की रक्षा हेतु किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है। तो बस यहीं पे आपको एक जो डिफिकल्टी है इसमें समझने में वह ये होगी कि कहीं राज्य विधानसभा है, कहीं राष्ट्रपति है, कहीं राज्यपाल है। एक सरल तरीका जो हो सकता है इसको याद रखने का कि आप एक टेबल बना लें, आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट से चीजों को याद कर लें, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कि ज्यादातर सीटें किसी पर्टिकुलर समुदाय से हों विधानसभा में, जिनको बेसिकली जिनको प्रतिनिधित्व दिया जाना है, तो ये सारे भी काम जो है वह संसद देखेगा। इसके अलावा एक बात और कि जो यहाँ पे राज्यपाल हैं, इनका विशेष दायित्व होगा कि ये शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखें। शांति व कानून व्यवस्था, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, ये दायित्व किसका है? यहाँ पर राज्यपाल का है, गवर्नर का है, ठीक है? इसके अलावा ये भी काम होगा राज्यपाल का कि यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करे वह, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संसाधनों व अवसरों का उचित आवंटन करें, संसाधनों व अवसर का उचित आवंटन, ये काम होगा, है ना? और इसके अलावा देखो कि एक पावर जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास भी है कि राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहेंगे और लगता है कोई ऐसा नियम संसद ने बना दिया गया है, तो संसद का बनाया हुआ जो नियम है, संसद का जो कानून है, वो सिक्किम में लागू नहीं होगा, वो सिक्किम में लागू नहीं होगा, या फिर कुछ इसमें चेंजेस करके, कुछ प्रावधानों में संशोधन करके ही यहाँ पर लागू किया जाएगा, चूंकि इसको विशेष स्थिति है इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें कि मिजोरम की बातचीत। नेक्स्ट मिजोरम के प्रावधानों की हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आओ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद और राज्य। आर्टिकल 371 ए नागालैंड, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 जे गोवा। आखिर इसमें कौन सही सुमेलित है? कौन इसमें सही सुमेलित है? देखो जब हम यहाँ पर 371 जे की बात करेंगे, ये कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा करता है, जबकि जब हम गोवा राज्य के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 371 आई, है ना? 371 आई में जो विशेष प्रावधान है वो किए गए हैं कि गोवा के लिए क्या होगा। बाकी ए एफ एंड जी जो है ये इसमें सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान हम देखें, सबसे पहली बात देखो कि इसमें आर्टिकल जो है वह कौन सा है, तो 371 जी, आर्टिकल 371 जी, है ना, जो कि मिजोरम के संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों की जो चर्चा है वह करता है। और इसमें पहले ये कहा गया कि संसद का, देखो सभी का ये तो प्रावधान सभी में है कि संसद का कोई भी बनाया गया नियम यहाँ तब तक लागू नहीं होगा जब तक या तो यहाँ की विधानसभा ओके ना कर दे या राष्ट्रपति को सही ना लगे। तो यहाँ पर पहली बात तो यही याद रखो कि संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम तब तक लागू नहीं होगा, संसद द्वारा बनाया गया नियम, संसद द्वारा बनाया गया नियम तब तक लागू नहीं होगा
तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि विधानसभा ना माने, है ना। और ये कुछ विशेष प्रावधानों के, कुछ विशेष नियमों के संदर्भ में होगा कि अगर कोई नियम किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर प्रावधान को संशोधित करती है, तो वो जब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक विधानसभा ना माने। तो जब तक विधानसभा ना माने, अब देखो, जब तक विधानसभा ना माने, ठीक है। तो अब ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसमें कि विधानसभा को मानने की जरूरत है? 3-4 पॉइंट्स हैं। पहली बात इसमें यह कही जाती है कि अगर मिजो लोगों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं हैं, जो वहां की मिजो जनजातियां हैं, मिजो लोगों की धार्मिक, मिजो लोगों की धार्मिक व सामाजिक प्रथाएं, ठीक है। दूसरी बात, मिजो अगर रूढ़ी विधि और प्रक्रिया को वो चेंज कर रही है, मिजो लोगों की कोई रूढ़ी, कोई ऐसी परंपरा है ना, या उनकी कोई मेथड है, कोई विधि है, अगर इससे रिलेटेड कोई चेंज है तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय ना करे। इसके अलावा सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, है ना, क्योंकि यहाँ पर न्याय की कुछ जो परंपराएं हैं वह मिजो लोगों की बनाई गई परंपराओं और रूढ़ियों और विधियों के हिसाब से चलती हैं। तो सिविल व न्याय परंपराएं, सिविल व न्याय प्रशासन, है ना। इसके अलावा भूमि का स्वामित्व वांतरण, भूमि का, अगर भूमि का स्वामित्व है ना, इसके संदर्भ में कुछ चेंजेस करना है, उसके ट्रांसफर के संदर्भ में कुछ चेंजेस करना है, ये सारी चीज। और एक बात और कही गई कि यहाँ की जो विधानसभा है ये 40 मेंबर्स की, यहाँ की विधानसभा में कितने लोगों की बात की गई? 40 सीट की बात की। तो ये हो गया आपका मिजोरम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल और गोवा की। इसके एक एक प्रावधान हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जब बात करेंगे तो देखो 371 जो एच है, ठीक है, 371H, और गोवा की बात करेंगे तो 371I, है ना। 371H और 371I ये गोवा के लिए विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं। तो इसमें 371H के संदर्भ में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, विधानसभा की अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें यह कहा कि कम से कम 30 लोग तो होंगे। कम से कम कितने? 30 सदस्य। दूसरा इसमें यह कहा कि राज्यपाल का ये विशेष दायित्व होगा कि यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखे। राज्यपाल का विशेष दायित्व, ठीक है, राज्यपाल का विशेष दायित्व है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको देखें। अब गोवा के बारे में समझो। 371I कहता है कि यहाँ की जो विधानसभा है, सेम वही बात कही जाती है कि यहाँ की विधानसभा में कितने लोग होंगे? कम से कम। इसकी जो विधानसभा है उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर्स। आपको याद होगा कि हमने जब समान नागरिक संहिता की बात की थी, यूसीसी, यूनिवर्सल, ठीक है, सिविल कोड, तो हमने जाना था कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसके द्वारा समान नागरिक संहिता को फॉलो किया जाता है। मतलब वहां पर जो पर्सनल लॉज अगर हम देखें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के अलग अलग लॉज होते हैं, ठीक है, वो लॉज वहां पे फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि एक प्रॉपर जो है वह बनी हुई है और उसी हिसाब से सिविल संहिता के हिसाब से, नागरिक सिविल संहिता के हिसाब से जो चीजें हैं वह चलती है। लास्ट आपका बचता है 371J, जिसमें कि कर्नाटका की जो बात है वह कही गई, ठीक है। 371J एक तरीका ये हो सकता है कि ABCD तो बच्चों आपको याद ही होगी, है ना। ABCD आपको याद होगी कि ABCD, बस पैसे करके चीजों को याद कर लो, J तक आपको आना है। और उसके अलावा आप याद कर ले राज्यों को, जैसे कि पहले सबसे पहले नागालैंड की बात की गई, उसके बाद असम की, फिर मणिपुर की, फिर आंध्रा की, है ना। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा एक सीक्वेंस याद कर सकते हैं जिससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रह जाएंगी। कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का सिलेबस को पूरा तैयार करने में इतनी सारी ट्रिक्स और चीजें लगाओगे
तो पूरा सिलेबस ही आपका डबल हो जाना है कि आपको अब ट्रिक ही याद नहीं रही। जैसे कि मान लो समटाइम्स होता क्या है कि मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अगर कुछ याद करने की कोशिश की कि चलो हमने युद्ध हिस्ट्री में कुछ-कुछ हम ट्रिक्स काम कर लेते हैं। हमने हिस्ट्री में कुछ ट्रिक काम किया, ठीक है? कुछ ट्रिक हमने बनाया कि चलो हम ऐसे-ऐसे करके युद्ध और चीज़ों को याद कर लेंगे। बट जब आप वो ट्रिक ही भूल जाओगे तो फिर उसका क्या मतलब है? तो याद रखना है तो अच्छी बात है कि आप उसे जिस तरीके से चीज़ें हैं, हाँ, ये एक तरीका हो सकता है कि आपने सीक्वेंस बना लिया, आपने एक के बाद एक चीज़ों को कर लिया, है ना? या विशेष राज्य की बात हो गई तो आपने देखा कि यहाँ ये विशेष राज्य है, इसके बाद इसका प्रावधान है तो उसका कोई प्रावधान से कुछ लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हो। अदरवाइज़ तो बै ऐसे बहुत शॉर्टकट नहीं आप बना सकते, वरना जो शॉर्टकट बनाओगे ना, उसी में चीज़ों में फँसे रहोगे और प्रॉपर शॉर्टकट बनते भी नहीं है और अगर वो एक बार भूल गए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ ये कहा गया कि हैदराबाद और कर्नाटका का जो क्षेत्र है, हैदराबाद की भी बात इसमें की गई। हैदराबाद और कर्नाटक का क्षेत्र है। इसमें विकास कार्यों के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाए जाए। इसमें क्या किए जाए? विकास बोर्ड बनाए जाए। मतलब आगे विकास की क्या रणनीति होगी, ठीक है, क्या योजना होगी, इस रणनीति और योजना को बनाने का काम किसका है? इस विकास बोर्ड का है। तो कहा कि पृथक इसके लिए आप विकास बोर्ड जो है वह बनाइए। साथ ही इसमें यह कहा गया कि ये जो विकास बोर्ड है ये आखिर क्या काम कर रहे हैं, तो ये हर वर्ष प्रतिवेदन अपना सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? हर वर्ष अपना जो प्रतिवेदन है ये विधानसभा में रखेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की बात यहाँ नहीं हो रही है। हर वर्ष अपना जो प्रतिवेदन है वह विधानसभा में रखेंगे। ठीक है, ये बात इसमें की जाती है। इसके अलावा ये जो विकास बोर्ड है ये भी काम करेंगे कि क्षेत्र के जो भी विकासात्मक खर्चे हैं उसके लिए कहाँ से पैसा दिया जा रहा है, तो निधि आवंटन का काम है ना। तो विकासात्मक व्यय के लिए एक पैसा देना, निधि आवंटन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कर्नाटका। चलो आओ देखते हैं कि हमने आज इस क्लास में क्या क्या देखा। एक बार और बता देती हूँ, ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW UPSC वाला। सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाती है, क्लासेस का PDF लिंक इस पे मिल जाता है, ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। चलिए, तो हमने देखा कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। हमने बात की कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की बात की गई है। संविधान के भाग 21 में करी गई है। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 3 जो आपका 71A से लेके आप J तक आएंगे और इन सभी राज्यों के बारे में। लेकिन हाँ, हमने ज्यादातर देखा कि इस पे राष्ट्रपति की भूमिका है, तो कहीं पृथक विकास बोर्ड की बात कही। जब हम नागालैंड और मिजोरम की बात की थी तब हमने उसमें 2 प्रावधान एक्स्ट्रा, 4 प्रावधान एटलीस्ट एक्स्ट्रा जा रहा था कि अगर नियमों, परंपरा और वहां की जनजातियों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तब उन्हें संसद के नियमों के द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक कि वहां की जो विधानसभा है वह उस पर ओके ना हो जाए, है ना। इसके अलावा हमने देखा जैसे कि गोवा है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सबकी हमने विधानसभाओं की बात की कि इनकी सदस्य संख्या कितनी होगी, सिक्किम की सदस्य संख्या कितनी होगी, कि मान लीजिए विधानसभा में 30 सदस्य हैं लेकिन पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा और एक सीट यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से आपको कुछ कुछ जो चीजें हैं बच्चों वो याद कर लेनी है। ठीक है, हमने जाना विशेष राज्य का दर्जा जो है वह क्यों दिया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, हमने इस पर बात की। 370 371A से लेके आई तक समझा। हमने जाना कि बेसिकली एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है वह राज्यों में बढ़ जाता है, वो एक आदी हो जाते हैं कि अब हमें जो पैसा है वह ज्यादा मिले। और इसका एक कारण ये होता है कि आखिर सरकार के द्वारा क्यों ये दर्जा दिया जाता है, ताकि जनजातीय वहां है तो उनके हितों को देखा जाए। राजनीतिक प्रशासनिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, स्थानीय लोगों की आवश्यकता होती है और मेन प्रॉब्लम जो है वो पैसों से निकल के आती है। हर जगह जहां पैसा है वहां परेशानी है इस चीज को लेके। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो विशेष राज्य उनको 90-10 के अनुपात में पैसा दिया जाएगा और यही 90-10 का अनुपात करने के लिए कई राज्य जो है वह मांगेंगे। लेकिन हमने इसका पूरा मेंस का एक सॉल्यूशन जो है वह प्रॉपर तरीके से पढ़ा था। ठीक है, ये प्रॉपर बच्चों मेंस का आपका हो जाएगा इससे। तो हमने जाना था कि हाल ही में जो बिहार राज्य है उसके द्वारा इस दर्जे की मांग करी गई और उसके पीछे रीजन क्या बताया गया
कि ये बाढ़ और सूखा से हर वर्ष प्रभावित रहता है, आजीविका प्रभावित हो गई, झारखंड में उद्योग चले गए, यहाँ निवेश कम हो गया, रोजगार कम हो गए। हमने ओडिशा की भी बात की, ओडिशा ने भी कहा कि यहाँ चक्रवात से प्रभावित है, सो हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो यहाँ पर देखो कि निष्कर्ष की तरह आपको चीजें याद रखनी है कि बेसिकली आखिर जब हम स्पेशल इस तरह के स्टेटस की बात करेंगे, विशेष राज्य की बात करेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करेंगे, तो राज्यों के बीच में एक सहमति बना ले हम, आर्थिक नीति का एकीकरण कर ले, आर्थिक क्षमता राज्य खुद बढ़ाए, है ना, आत्मनिर्भरता दिखाए। और 2013 में जो आरआरआर समिति है वो कहता है बहुआयामी सूचकांक पर आधारित पद्धति की बात करता है। इसके अलावा हमने शुरू में भी जाना कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब मूल संविधान में ये प्रावधान की चर्चा कहीं नहीं थी कि आप विशेष राज्य जो है वह बनाएंगे। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। जब राज्य पुनर्गठन 1956 में आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके बाद हमें आवश्यकता महसूस होती है और हमने कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया, है ना। और जिसमें कुछ राज्य शामिल हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड का हमने तो सब की बात की, असम एंड सिक्किम की बात करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की, हमने जाना महाराष्ट्र और गुजरात के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कुछ क्वेश्चंस देखे, नागालैंड की बात करी, क्वेश्चन देखा, असम मणिपुर की बात करी, क्वेश्चन देखा, एक और प्रश्न देखा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सिक्किम मिजोरम, एक क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2024 में भी पूछे, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ ये, तो एटलीस्ट आर्टिकल पार्ट अनुसूचियां किस में क्या है वो तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद है समझ में आया होगा। खुद से रीडिंग भी करो, चीजों को याद करो। अब नेक्स्ट देखो, आपका चैप्टर नंबर 77 हो गया। अब आप 78 से अगर चैप्टर्स को देखेंगे तो ज्यादातर ये चैप्टर्स आपके मेंस आंसर राइटिंग के पर्पज से हैं। जैसे कि अब हम कल बात करेंगे, अब आपका राजनीतिक गतिशीलता को लेके अगला भाग है, जिसमें चैप्टर नंबर 78 से लेके आप 88 तक आएंगे। और इसमें बात होती है राजनीतिक दलों की, इसमें बात होगी क्षेत्रीय दलों की भूमिकाओं की, इसमें निर्वाचन, चुनाव सुधार, ठीक है, चुनाव कानून, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल बदल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति, मेंस के टॉपिक है, मेंस के। तो ये जो आपके अब 10 टॉपिक होंगे, ठीक है, मेंस के टॉपिक हैं। आप ये समझो कि आपके एक एक दो दो क्वेश्चन है मेंस के, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना। इस बार निर्वाचन चुनाव सुधार जो है वहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।